सीएम योगी आदित्यनाथ का संत कबीर नगर का दौरा। आज संत कबीर नगर को मिलेगा विकास का बड़ा तोहफा। 475 करोड़ की परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। दिल्ली में अब सरकार कराएगी कोचिंग सेंटर्स की जांच। 923 कोचिंग सेंटरों की सेफ्टी जांच कराएगी दिल्ली सरकार। मंत्री आशीष सूद ने सुरक्षा ऑडिट का ऐलान किया। कोलकाता के तरतला इलाके में भीषण हादसा हुआ। निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरी है। 5 लोगों की मौत हो गई है। कई मजदूरों का रेस्क्यू लगातार जारी। मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन। देश के अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग अलर्ट हुआ जारी। 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। और वेनेजुएला में चंद मिनटों के अंदर आए 7.1 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप। ताश के पत्ते की तरह गिरी इमारत। 10,000 से ज्यादा की मौत की आशंका। सुनामी का अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां योगी आदित्यनाथ का आज संत कबीर नगर का दौरा है। संत कबीर नगर को आज करोड़ों के विकास का बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है और संत कबीर नगर वासी बेहद उत्साहित भी हैं। 475 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर में करते हुए नजर आएंगे। संत कबीर नगर के विकास को आज नई रफ्तार मिलने जा रही है और बेहद उत्साहित संत कबीर नगर वासी देखने को मिल रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने समक्ष अपने जिले में जब वो देखेंगे, उनको सुनने के लिए भारी हुजूम यहां पर उतरा हुआ नजर आएगा। और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी विशेष तौर पर यहां पर तैयारी देखने को मिल रही है। वो भी काफी ज्यादा उत्साहित है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ शायद वार्ता हो सकती है। भले ही 2027 में विधानसभा चुनाव हो, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का जिले दर जिले दौरा हो रहा है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि बीजेपी हालांकि चुनाव की तैयारी पहले ही कर चुकी थी, लेकिन सियासी बिसात भी धीरे धीरे बिछाई जा रही है चुनावी तौर पर। और सीएम योगी आदित्यनाथ का संत कबीर का नगर का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाता है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहां पर पहुंचेंगे तो जन प्रतिनिधियों की तरफ से भव्य स्वागत इस दौरान किया जाएगा। इसके साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों की बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जानी है। और ऐसे में तमाम ऐसी योजनाएं हैं, तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो लंबे समय से अधर में लटकी हुई थी और लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था संत कबीर नगर वासियों को एक तोहफे के तौर पर देने के लिए। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ जब संत कबीर नगर की धरती पर पहुंचेंगे और वहां के लोगों से बातचीत करेंगे, वहां के लोगों को संबोधित करेंगे, तो बकायदा उन परियोजनाओं को लेकर जानकारी भी साझा की जाएगी। और यह भी बताया जाएगा कि जिन योजना परियोजनाओं को शिलान्यास और लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, यानी कि करोड़ों के विकास कार्य की बड़ी सौगात दे रहे हैं, उससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि उससे विकास कार्य में तेज गति के साथ देखने को मिलेगा संत कबीर नगर के लिए। और ऐसे में संत कबीर नगर पहले क्या था और अब किस तरह से निरंतर बदल रहा है, इस बात का भी जिक्र योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपने संबोधन में किया जा सकता है। तो इन पहलुओं के तहत समझा जा सकता है कि ये दौरा कितना महत्वपूर्ण योगी आदित्यनाथ का है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। आज इमरजेंसी की 91वीं बरसी है, जहां बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। सुबह 10 बजे का समय होगा। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराते हुए नजर आएंगे। इमरजेंसी, उस आपातकाल को कोई भी नहीं भूल सकता जो कि कांग्रेस के शासन में हुआ था। जहां आपातकाल की बरसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है और ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां उन्होंने लिखा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन काला अध्याय के तौर पर देखने को मिलता है। और जब से बीजेपी का शासन केंद्र में हुआ है, तब से काला अध्याय के तौर पर ही इमरजेंसी यानी कि 25 जून की तारीख को यहां पर बीजेपी अलग तरीके से मनाती है। और ऐसे में आपको बता दें कि 25 जून 1975 जब इमरजेंसी का ऐलान यहां पर किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री की तरफ से, उसके बाद से स्थिति किस तरह से बदलती हुई नजर आई थी, उसके बाद क्या कुछ हालात हुए थे, वो पूरे देश भर ने देखे थे और यहां तक कि पूरे विश्व ने देखे थे। लेकिन जब भी 25 जून की तारीख आती है तो बीजेपी
बीजेपी की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जहां पर बकायदा ये बताया जाता है कि वो कांग्रेस की एक गलती की वजह से आज देश कितना पीछे जा चुका है। लेकिन जब से बीजेपी का शासन हुआ है तब से बीजेपी ने निरंतर प्रयास किया है कि वो कांग्रेस की एक गलती को आगे ना लेकर आए, आने वाले समय पर उसका किसी तरह का प्रभाव ना पड़े, इसको लेकर भी तमाम प्रयास किए गए। और उसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां संविधान हत्या का जो काला अध्याय है उसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रहेगी। साथ ही पोस्ट में लिखा गया 25 जून 1975 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है, जब आपातकाल थोपकर देश की संवैधानिक आत्मा को पूरी तरह से कुचल दिया था, जिसको आज कांग्रेस भले ही इस पूरे मामले पर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन ना दे, लेकिन जो यहां पर बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं, संविधान हत्या के तमाम आयोजन, और उसके माध्यम से बताया जाएगा कि संविधान का किस तरह से मखौल उड़ाया गया, क्या मजाक उड़ाया गया। और इन कार्यक्रमों के तहत न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आपको बता दें कि देश के अलग अलग कोनों में इस तरह के कार्यक्रम बीजेपी शासित राज्यों में आयोजित किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में सरकार अब कोचिंग सेंटर्स की जांच कराएगी। 923 कोचिंग सेंटरों की सेफ्टी जांच कराएगी दिल्ली सरकार, जहां मंत्री आशीष सूद ने सुरक्षा ऑडिट का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से अब पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, ताकि जो कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, चाहे बेसमेंट में या फिर कहीं भी, वहां पर सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा गया या नहीं रखा गया। आपको मालूम होगा दिल्ली के जब राजेंद्र प्लेस से ये मामला अग्निकांड का और सामने आया था, जिसने हर किसी को डरा कर रख दिया था, जिसमें कई छात्रों की जान चली गई थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि पूरा देश उससे सबक लेगा, लेकिन उस एक गलती के बाद किसी ने कोई सबक नहीं लिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज के पुनरिया क्षेत्र में अग्निकांड हो जाता है और इतना भीषण और भयावह तस्वीरें सामने आती है, जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। 15 लोगों की मौत हो जाती है और 15 परिवार आज भी इंसाफ और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अब ये उम्मीद और संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि लखनऊ के इस अग्निकांड के बाद शायद पूरे देश ने सबक लिया होगा। अब एक लापरवाही अगर बढ़ती तो निश्चित तौर पर आगे स्थिति अनुकूल नहीं रहेगी। इसीलिए अब लगातार अलग अलग राज्य सरकारें कई अभियान चला रही है, विशेष तौर पर कोचिंग सेंटर्स पर, और ऐसे में जो कोचिंग सेंटर बेसमेंट पर संचालित किए जा रहे हैं उनको सील करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि यहां पर कोई भी छात्रों के साथ, उनकी जान के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने पाए। और न सिर्फ इतना बल्कि यह भी कोशिश की जा रही है कि अब जब छात्र यहां पर पढ़ने के लिए पहुंचते हैं तो सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा गया या नहीं रखा गया। अगर सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा गया है तो निश्चित तौर पर फिर आगे ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिसके माध्यम से छात्रों के भविष्य को संवारा जा सके और छात्रों के जो जान है उनके साथ कोई नुकसान ना होने पाए। तो 923 कोचिंग सेंटर बताए जा रहे हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, विशेष अभियान चलाया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। अब यहां पर सेफ्टी जांच कराई जाएगी, सुरक्षा मानकों का ख्याल इन कोचिंग सेंटर्स की तरफ से रखा गया या नहीं रखा गया, अब ये परखा जाएगा। और ये बेहद जरूरी हो जाता है, जहां पर कोचिंग सेंटरों की सेफ्टी जांच और ऑडिट रिपोर्ट भी यहां पर तैयार की जाएगी। उस ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से ये देखा जाएगा कि कितने कोचिंग सेंटर हैं जो फायर एनओसी, फायर सेफ्टी नॉर्म्स और इसके साथ ही सुरक्षा मानकों का यहां पर ख्याल रख रहे हैं। और ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि कई कोचिंग सेंटर जिनको आज सील भी किया जा सकता है, और दिल्ली सरकार का ये एक बड़ा अभियान जो कि व्यापक स्तर पर चल रहा है। और ऐसे में लोगों से भी अपील की गई है कि अगर आप लोगों के पास कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई कोचिंग सेंटर इस तरह से लापरवाही बरत रहा है बच्चों के भविष्य के साथ, तो वो सीधा प्रशासनिक अमला या फिर दिल्ली सरकार को सूचित किया जाए। मंत्री आशीष सूद आज सड़कों पर उतरकर इस अभियान में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। अगली बड़ी खबर, कोलकाता के तरतला इलाके में भीषण हादसा हुआ। निर्माणाधीन गोदाम की छत गिर गई है, 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कई मजदूरों को रेस्क्यू यहां पर किया गया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। किस वजह से बड़ा हादसा हुआ, लगातार ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर, जहां कोलकाता के तरलताला में एक बड़ा हादसा हुआ है और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई मासूम लोग इस हादसे की चपेट में आए हैं, जिसमें निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरी, 5 लोगों की मौत बताई जा रही
रही है। कई मजदूरों का रेस्क्यू भी फिलहाल किया गया। प्रशासनिक अमला मौके पर मुस्तैद है और इसके साथ ही जानकारी ये भी सामने आई कि इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। ये एक बड़ा हादसा बताया जा रहा है कोलकाता में, जहां कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू किया गया। कोलकाता के तारातला थाना क्षेत्र में ब्रिज के पास जो ट्रांसपोर्ट डिपो है वहां पर स्थित निर्माणाधीन गोदाम की छत आपको बता दें कि अचानक से ढह गई, जिसमें वहां काम कर रहे कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की सूचना सामने आई, जिसके बाद मौके पर कोलकाता पुलिस के कई अधिकारी पहुंचे। रेस्क्यू शुरू किया गया। जो मजदूरों का रेस्क्यू किया गया उनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अभी तक की जो अपडेट सामने है उसमें यह भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ मजदूर ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। साथ ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बड़ी खबर, बेसमेंट में चल रहे कई कंप्यूटर कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए। एमडीए की कार्रवाई, इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नियम तोड़ने वाले कोचिंग सेंटरों पर अब गाज गिर रही है। आपको बता दें कि गुरहट्टी चौराहे पर एमडीए की छापेमार कार्रवाई। छात्र फिलहाल सुरक्षा को लेकर एमडीए पूरी तरह से सख्त हो चुका है। तो मुरादाबाद से खबर, मुरादाबाद में एमडीए ने नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बेसमेंट में संचालित कई कंप्यूटर कोचिंग सेंटरों को फिलहाल सील करने का काम किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां गुरहट्टी चौराहे स्थित एक संस्थान पर कार्रवाई के बाद शहर के अन्य इलाकों में भी जांच अभियान चलाया गया है। इस दौरान नियमों के विपरीत संचालित संस्थानों को सील कर दिया गया, जिससे कोचिंग संचालकों में अब हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। प्रशासन का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा और भवन मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा और बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा, क्योंकि राजधानी लखनऊ के अलीगंज में जो हादसा हुआ वो बेहद ही विभत्स कर देने वाला था, हृदय विदारक था, और उसी को लेकर अब लगातार प्रशासनिक अमला अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागा है। लेकिन ढाक के तीन पात ना हो उसका भी ख्याल रखा जा रहा है कि अभी चूंकि मामला गर्म है, मामला हाईलाइट हुआ है, तो उसकी वजह से प्रशासनिक अमले अभी हरकत में आया है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो निश्चित तौर पर उन पर भी गाज गिर सकती है। लेकिन इस वक्त मुरादा विकास प्राधिकरण की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही है। एमडीए जहां बेसमेंट में चल रहे कंप्यूटर कोचिंग सेंटर फिलहाल सील कर दिए गए। मुरादाबाद के विकास प्राधिकरण की एक कार्रवाई जो हो रही है उसका यह कहना है अधिकारियों का कि आगे भी इस तरह से कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। प्राधिकरण के प्रवर्तन दल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जोन 1 से जोन 4 तक के विभिन्न क्षेत्रों में जिन प्रतिष्ठानों द्वारा बिना मानसिक स्वीकृत कराए अपने प्रतिष्ठानों के कार्य किए जा रहे थे, उन पर आज की कार्रवाई की गई है। प्रमुख रूप से नाम लें तो दीपा नर्सिंग होम, अल्फा हेल्थ केयर, क्योर हॉस्पिटल, फिजिक्स वाला, अन्ना अकेडमी, स्टूडेंट चॉइस और वंडर लाइब्रेरी पर आज प्राधिकरण के प्रवर्तन दल द्वारा बिना मानसिक स्वीकृत कराए कार्य किए जाने पर सील की कार्रवाई की। अब बात फतेहपुर की, जहां ट्रिपल मर्डर के आरोपी की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। बड़ी खबर, गैंगस्टर मुन्नू सिंह पर बड़ा एक्शन हुआ है। 52 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। फतेहपुर पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है। आखिरी हत्याकांड के आरोपी पर शिकंजा कसा गया। गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्त कर दी गई है। जहां फतेहपुर में हथगांव थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आखिरी गांव ट्रिपल मर्डर कांड के मुख्य आरोपी और गैंगस्टर सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू सिंह के 52,20,309 रुपए की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया है। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ 12 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। तस्वीरें आप तक साझा कर रही है, जहां किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम प्रशासनिक अमले ने दिया है। आखिरी हत्याकांड के आरोपी पर शिकंजा कसा गया है। गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति फिलहाल जब्त कर दी गई है। गांव वाले जो ग्रामीण लोग हैं वो लगातार सराहना पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई की कर रहे हैं और पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। अगर कोई अपराध करता है तो वो सोच ले कि उसका हश्र क्या होगा। इस तरह का मैसेज लगातार दिया जा रहा है।
अब बात करते हैं मौसम को लेकर, जहां देश के अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट जारी। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हुई नजर आएंगी। साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में मौसम का कहर भी देखने को मिलेगा। किसानों की फसलों को नुकसान का खतरा है, पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने की आशंका है। पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी है। तो आपको बता दें कि आने वाले समय में 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 17 राज्यों में फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रशासन की तरफ से लगातार धरातल पर तैयारी की जा रही है ताकि कोई बड़ी जनहानि ना हो, क्योंकि बिजली गरजेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आंधी तूफान भी देखने को मिल सकता है और कई राज्यों में बारिश बहुत तेजी के साथ आ सकती है और इसका पूरा जो सिलसिला देखने को मिल पाएगा। ये सब जो बड़ा मुख्य कारण बताया जा रहा है वो पश्चिमी विक्षोभ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फिलहाल हालात शायद बदल सकते हैं, मौसम करवट ले सकता है। हालांकि अब जो तपती और प्रचंड गर्मी है या सूर्य देवता का जो रौद्र रूप है, उससे राहत जरूर लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है या आने वाले समय पर आएगी, लेकिन शायद बारिश और ये मौसम आगे परेशान कर सकता है। साथ ही वेनेजुएला में भयंकर भूकंप के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला है। 10,000 से 20,000 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। भूकंप के बाद वेनेजुएला में सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि अरूबा, कुरासाओ द्वीप के लिए सुनामी का अलर्ट जारी है। राजधानी काराकास में भूकंप का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। राजधानी काराकास में भारी तबाही की आशंका है। काराकास एयरपोर्ट पर भी नुकसान की खबर सामने आई है। इमरजेंसी टीमें राहत बचाव के काम में लगातार जुटी हुई है। लोग काफी ज्यादा पैनिक नजर आ रहे हैं और उनको शांत करने का प्रयास भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले प्राथमिकता यह है कि जो बिल्डिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जो इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई है, अगर वहां पर कोई भी बचा हुआ है, कोई भी वहां पर फंसा हुआ है, तो उनको बचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। उनको अस्पताल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि वेनेजुएला एक छोटा सा शहर है, लेकिन वेनेजुएला में पहले अभी जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा बद से बदतर देखने को मिल रहे हैं। जो इमारतें थी वो पूरी तरह से ढह गई, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में आपको बता दें कि मलबा एकदम से गिरा और धुआं यहां पर देखने को मिल रहा है। पॉल्यूशन भी बढ़ चुका है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यहां पर 2 गंभीर भूकंप आए और जोरदार तरीके से आए। 7.1 तीव्रता का भूकंप मापा जाता है, जिसके महज कुछ ही देर बाद 1 सेकंड या चंद मिनट भी नहीं बीते थे, जिसके बाद 7.5 तीव्रता का एक और भूकंप आता है। अब सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोग डर और भय के माहौल में हैं और लगातार प्रशासनिक अमले से गुहार लगा रहे हैं कि उनके परिजनों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, जो लोग फंसे हुए हैं। क्योंकि प्रशासन का ऑफिशियल तौर पर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन प्रशासन का जब ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट अब से कुछ घंटों बाद सामने आएगा, तभी शायद स्थिति क्लियर हो पाएगी कि मौके पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं और लोगों को किस तरह से बचाने का प्रयास लगातार प्रशासनिक अमले की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही मानिकपुर थाना क्षेत्र के वाटर पार्क में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 9 साल की बच्ची की डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची घर के अन्य बच्चों के साथ नहाने के लिए वाटर पार्क गई हुई थी। नहाते समय वो अचानक से पानी में डूब जाती है। वहां पर मौजूद अन्य बच्चों ने तुरंत इसकी जानकारी परिजनों को दी है। परिजन उसे पानी से निकालकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने वाटर पार्क की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वहां न तो सुरक्षा के उचित इंतजाम थे और न ही कोई प्रशिक्षित लाइफ गार्ड मौजूद था। तो एक बड़ा हादसा हुआ है वाटर पार्क पर। अगर आप भी अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो जरा सावधानी पूर्वक भेजिए, क्योंकि कब क्या अनहोनी हो जाए शायद इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। और वाटर पार्क में एक 9 साल की बच्ची जैसे नहाने के लिए उतरती है अपने बाकी भाई बहनों के साथ या परिजनों के साथ में, तो वो पानी की गहराई इतनी रहती है कि वो डूब जाती है, जिसकी वजह से जब तक परिजन मौके पर पहुंचते हैं और बच्ची को पानी से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करते हैं, तब तक शायद बहुत देर हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से बच्ची को मृत घोषित
कर दिया गया है। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वाटर पार्क की सेफ्टी को लेकर, सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि लाइफ गार्ड भी वहां पर मौजूद नहीं था। सुरक्षा के लिहाज से वहां पर कुछ भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। हालांकि एक बड़ा हादसा हुआ है, परिजनों पर क्या कुछ बीत रही होगी इसको समझ पाना शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वाटर पार्क में इस तरह की लापरवाही अमूमन तौर पर देखने को मिल पाती है, जहां पर बच्चों को इस तरह के जैकेट्स नहीं दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कई बड़े हादसे हो जाते हैं। और आज 9 साल की बच्ची उस हादसे की चपेट में आ गई है। परिजनों की तरफ से फिलहाल यहां पर गुहार लगाई जा रही है कि इस पूरे मामले पर वाटर पार्क के जो तमाम प्रबंधन है उन पर कार्रवाई की जाए। अब खबर कुशीनगर से है, जहां पर नहर किनारे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि युवक कुछ दिन पहले शादी समारोह में गया हुआ था, जिसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की और पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। अब खबर बदायूं से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हो जाती है और पथराव और ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। आरोप है कि 100 से अधिक राउंड गोलियां चली हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बाद पुलिस देरी से पहुंची। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पुलिस फायरिंग और पथराव के दावों की जांच में जुटी हुई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जिसके चलते पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां पर एक बार फिर से दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि थाना मोढ़ापानी क्षेत्र में एक पीड़ित का आरोप है कि कुछ दबंगों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की है और जान से मारने की नीयत के साथ हमला भी किया और धमकी भी दी गई। पीड़ित युवक ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित युवक का आरोप है कि दबंग उनके घर पर आए और गाली गलौज शुरू कर दी। साथ ही विरोध करने पर लाठी डंडे और बेल्ट से उसकी जमकर पिटाई कर दी। शोर सुनकर स्थानीय लोग आए और बीच बचाव किया गया। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो देखिए मुरादाबाद से खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें पीड़ित ने फिलहाल पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित को कुछ दबंग उसके घर पर पहुंचते हैं, जहां पर उसके साथ मारपीट की जाती है। हालांकि विवाद क्या रहा इसको लेकर अभी भी कुछ भी सार्वजनिक नहीं हो पाया है, ना ही स्पष्ट हो पाया। लेकिन दबंगों के हौसले कितने बुलंद है वो इस वीडियो के तहत अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत बेरहमी के साथ पीड़ित युवक को पीटा जा रहा है और जब हाथापाई से मन नहीं भरा तो उस पर लाठी डंडों से भी हमला किया गया और उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई है, जिसके बाद पीड़ित युवक काफी गंभीर चोटें पीड़ित युवक पर आई है। ये प्रार्थना पत्र की जो कॉपी आप देख रहे हैं ये पुलिस प्रशासन को दी गई है। मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस की तरफ से अभी आश्वस्त किया गया है कि अब जरूर इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी। जो ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है इसी के आधार पर पहचान की जाएगी आरोपियों की और ऐसे में वजह भी जानने की कोशिश यहां पर की गई है, जो कि पुरानी रंजिश या आपसी मतभेद की फिलहाल स्थिति देखने को मिल पा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन का ये कहना कि बहुत जल्दी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होंगे और बख्शा किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो युवक है वो काफी डरा और सहमा नजर आ रहा है, क्योंकि एकदम से ताबड़तोड़ तरीके से हमला इस युवक पर किया गया है और पीड़ित युवक की तरफ से पुलिस से न्याय की गुहार लगातार लगाई जा रही है कि इस पूरे मामले पर उसके साथ इंसाफ हो, उसको न्याय दिलाई जाए और जितना जल्दी हो सके जांच पड़ताल को शुरू किया जाए। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।